हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वाच्य, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वॉइस। ठीक है ना। वाच्य का मतलब होता है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है कथन। कथन का मतलब अपनी बात को कहना। अपनी बात को हम किस तरीके से कह सकते हैं उसको बोलते हैं हम वाच्य यानी कथन। जैसे अंग्रेजी में आप पढ़ते हो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, वही चीज हम हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखो वाच्य होता क्या है, वाच्य की परिभाषा क्या है। वाच्य कुछ नहीं है, बस क्रिया का रूपांतरण है, मतलब क्रिया का बदलना। किस आधार पर क्रिया का बदलना? कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार। अगर कर्ता जिस प्रकार होगा उसी हिसाब से क्रिया बदलेगी। यानी कर्ता अगर एक वचन होगा तो क्रिया भी एक वचन होगी, है ना। कभी कर्म के आधार पर बदलता है क्रिया, कभी भाव के आधार पर। यानी सीधी सी बात यह है कि क्रिया का संबंध कर्ता से है या कर्म से है या भाव से है, ये हमें वाच्य बताएगा और उसी के आधार पर क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। तो उसको कहते हैं हम क्या? वाच्य। यानी वाच्य की सिंपल परिभाषा हो जाएगी कि वाच्य एक ऐसा कथन है जो यह बताता है कि सेंटेंस में जो क्रिया है, जो सेंटेंस की क्रिया है, वो कर्ता के आधार पर प्रयोग की गई है, कर्म के आधार पर या भाव के आधार पर प्रयोग की गई है। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम वाच्य के प्रकार। तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है? कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है ना। ज्यादातर बच्चे लिख देते हैं कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि ये कर्तृवाच्य है, यानी कि इसमें कर्ता की प्रधानता है, वो हमें पता कैसे चलेगा? तो वो ऐसे पता चलेगा। कैसे? वाक्य की जो क्रिया होगी, जो सेंटेंस की क्रिया होगी, वर्ब होगी, वो कर्ता के आधार पर प्रयुक्त होगी। मतलब जैसा कर्ता होगा उसी आधार पर क्रिया होगी। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। ठीक है ना। तो इस आधार पर क्रिया प्रयोग होगी, यानी तब हम कह सकते हैं कि चूंकि क्रिया का निर्धारण कर्ता के आधार पर हो रहा है, इसलिए इसमें कर्ता की प्रधानता है, मतलब कर्ता की चलेगी इसमें। ठीक है ना। उदाहरण देखो, मैं लिखा राम पढ़ता है। तो चूंकि राम और पढ़ता है, ये कर्ता है और ये क्रिया है। तो चूंकि राम क्या है? राम अपना पुल्लिंग है और एक वचन है। ठीक है ना। तो इस प्रकार हम क्रिया भी क्या लिखेंगे? क्रिया भी हम पुल्लिंग और एक वचन की ही यूज करेंगे। ठीक है ना। यानी जिस वचन और जिस पुरुष में कर्ता होगा, उसी वचन और उसी पुरुष में क्रिया होनी चाहिए। ठीक है ना। हम ये नहीं लिख सकते कि राम पढ़ते हैं या राम पढ़ता हूं, क्योंकि क्रिया दूसरी हो जाएगी। ठीक है। तो पुल्लिंग एक वचन क्रिया है, तो पुल्लिंग एक वचन कर्ता भी रहना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये जो क्रिया है ये कर्ता के आधार पर प्रयोग की गई है, इसलिए कर्तृवाच्य है। सीता पढ़ती है। अब क्योंकि सीता क्या है? स्त्रीलिंग है। सीता स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग वाली क्रिया भी लिखेंगे हम, ये पढ़ती है हो गया। अब हमने ये तो नहीं लिखा कि सीता पढ़ता है, क्योंकि गलत हो जाता फिर, क्योंकि क्रिया स्त्रीलिंग रहती, कर्ता स्त्रीलिंग रहता और क्रिया हो जाती पुल्लिंग अगर पढ़ता है लिखते तो चूंकि ये स्त्रीलिंग है सब्जेक्ट, इसीलिए क्रिया को भी स्त्रीलिंग करना पड़ेगा। फिर आ जाइए हम पढ़ते हैं। तो हम क्या है? अब हम जो है ये हो गया बहुवचन, तो पढ़ते हैं। अब ये नहीं लिखा कि हम पढ़ता हूं। ठीक है ना। पढ़ते हैं मतलब क्रिया को भी बहुवचन करना पड़ेगा। तो हमने इन तीनों एग्जांपल के माध्यम से देखा कि जिस वचन में और जिस पुरुष में क्रिया है, उसी वचन और उसी पुरुष में हमारा कर्ता है। यानी क्रिया की जो प्रधानता है, यानी क्रिया का जो निर्धारण है, वो कर्ता के आधार पर हुआ है, इसलिए इसमें कर्तृवाच्य है। ठीक है। अब आ जाइए कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है? इसमें कर्म की प्रधानता रहेगी। कर्म की प्रधानता कैसे रहेगी? जो वाक्य की क्रिया होगी वो कर्म के आधार पर प्रयोग की जाएगी। अब इसमें कर्ता से मतलब नहीं रहेगा, क्रिया का निर्धारण कर्म के आधार पर होगा। कैसे होगा? अब देखो मैंने 2 एग्जांपल लिखे। एक मैंने लिखा श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, एक मैंने लिखा श्याम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट तो दोनों में सेम है, श्याम ही है, सब्जेक्ट तो सेम है ना। तो फिर क्रिया क्यों चेंज हो रही है भाई? क्रिया इसमें है पढ़ी जाती है और इसकी क्रिया है पढ़ा जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब कर्ता सेम है तो क्रिया भी सेम होनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्रिया सेम इसलिए नहीं है क्योंकि हमको इसमें कर्ता से मतलब ही नहीं है ना। हमको किससे मतलब है? इसमें कर्म से मतलब है। क्रिया का निर्धारण इसमें कर्म के आधार पर होगा। तो इसमें कर्म क्या है? इसमें कर्म है पुस्तक। कर्म को पहचानने का एक तरीका है, मन में क्वेश्चन करो क्या या किसको, और अगर उसका आंसर आता है तो जो आंसर है वही कर्म है। जैसे राम श्याम के द्वारा क्या पढ़ी जाती है, तो आंसर आ रहा है पुस्तक, तो पुस्तक ही कर्म है।
श्याम के द्वारा क्या पढ़ा जाता है, श्याम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, तो इसमें ग्रंथ ही कर्म है, ठीक है ना। तो ये कर्म हो गए। वैसे कर्म की पहचान ये होती है कि कर्ता द्वारा किए गए कार्य से जो प्रभावित होता है, कर्ता काम करेगा तो उस काम से जो प्रभावित होगा उसे कर्म कहते हैं। लेकिन पहचान ये है कि आप क्या या किसको का क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, चूंकि पुस्तक जो है ना स्त्रीलिंग होता है, पुस्तक स्त्रीलिंग में हम ये नहीं बोलते कि पुस्तक अच्छा है, ये बोलते हैं पुस्तक अच्छी है, पुस्तक छोटी है, पुस्तक बड़ी है, मतलब स्त्रीलिंग, ठीक है ना। तो पुस्तक चूंकि स्त्रीलिंग है, यानी इसका जो कर्म है, इस सेंटेंस का जो कर्म है वो स्त्रीलिंग में है, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग में हमने यूज किया है, पढ़ी जाती है। ये नहीं लिखा हमने कि पढ़ा जाता है, पुस्तक पढ़ा जाता है लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पुस्तक स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग हो जाएगा, गलत सेंटेंस। तो ये स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग में रहेगी। दूसरा देखो, श्याम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। अब ग्रंथ चूंकि क्या है, पुल्लिंग है, तो ग्रंथ पुल्लिंग है, इसलिए इसकी क्रिया भी क्या हो गई, पुल्लिंग, पढ़ा जाता है ना। तो पढ़ा जाता है पुल्लिंग वाला भाव हो गया। ये नहीं लिखा हमने कि पढ़ी जाती है, अगर लिखते ग्रंथ पढ़ी जाती है तब भी गलत हो जाता। तो इसमें हमको मतलब सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, कर्ता से मतलब नहीं है, उसका कर्म निर्धारण करेगा कि कर्म के आधार पर क्रिया क्या होनी चाहिए। तो चूंकि इसमें क्रिया की प्रधानता जो है कर्म के आधार पर है, इसलिए इसमें कर्मवाच्य हुआ, ठीक है। अगला आता है भाववाच्य। भाववाच्य में भाव की प्रधानता रहती है, मतलब इसमें जो क्रिया का निर्धारण होगा, मतलब क्रिया ही इसका मुख्य भाव होगा। यहाँ पर भाव का मतलब क्रिया से समझे आप कि इसका क्रिया ही मुख्य भाव होगा। इसकी कुछ पहचान है जिसको हम पहचान के माध्यम से भी पहचान सकते हैं कि भाववाच्य है। पहली पहचान है कि इस प्रकार के सेंटेंस में प्रायः असमर्थता व्यक्त होता है। असमर्थता मतलब जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, आई एम अनेबल टू रीड, तो वही चीज है। इसमें असमर्थता का भाव होता है कि हमसे पढ़ा नहीं जाता, हमसे खाया नहीं जाता, हमसे बैठा नहीं जाता, मतलब असमर्थता का भाव व्यक्त होगा। दूसरा है क्रिया हमेशा पुल्लिंग एवं एक वचन में रहती है। इसकी क्रिया हमेशा एक वचन में ही रहेगी और पुल्लिंग में रहेगी और अन्य पुरुष में रहेगी, है ना। आप ये भी समझ सकते हो कि अन्य पुरुष में ही रहेगा, मतलब इसमें उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष की क्रिया नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसकी क्रिया से भी हम पहचान सकते हैं कि, है ना, सब्जेक्ट भले बहुवचन हो, द्विवचन हो, एक वचन हो, लेकिन क्रिया हमेशा पुल्लिंग एवं एक वचन में रहेगी और अन्य पुरुष में रहेगी। और अकर्मक क्रिया का इसमें प्रयोग रहता है, मतलब इसमें कर्म नहीं रहता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर कि अकर्मक क्रिया का प्रयोग कौन से वाच्य में किया जाता है, तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग कौन से वाच्य में किया जाता है, भाववाच्य में किया जाता है, ठीक है। इसमें मतलब कर्म नहीं रहेगा। एग्जाम्पल देखो, हमसे बैठा नहीं जाता, तो एक तो असमर्थता का भाव ही हो गया कि हमसे बैठा नहीं जाता, और दूसरा है बैठा नहीं जाता। ये नहीं लिखा कि बैठे नहीं जाते, बैठा नहीं जाता मतलब एक वचन, ठीक है ना, और पुल्लिंग। उससे चला नहीं जाता, इसमें भी असमर्थता का भाव हो गया, और चला नहीं जाता यानी पुल्लिंग, एक वचन, ठीक है ना। ये नहीं लिखा हमने कि चले नहीं जाते, तो बहुवचन हो जाता, बट इसका एक वचन में ही फॉर्म बनता है। उससे चला नहीं जाता। मुझसे गाया नहीं जाता, ये भी एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष, ठीक है। तो इस प्रकार ये वाच्य के 3 प्रकार हैं, बिल्कुल इजी है, बहुत आसान है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि इसकी जो क्रिया है वो कर्ता के आधार पर प्रयोग होगी, इसकी जो क्रिया है वो कर्म के आधार पर प्रयोग होगी, और जो इसकी क्रिया है उसमें असमर्थता का भाव व्यक्त होगा और पुल्लिंग एवं एक वचन में रहेगी, इसमें भाव की प्रधानता रहेगी, ठीक है। तो अगली क्लास के लिए रेडी रहिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, नमस्कार।